अंबाजोगाई नगर परिषद निवडणुकीच्या निमित्तानं प्रथमच तरुण पिढी सक्रिय होत आहे. आजवर केवळ तरुणांना संधी मिळाली पाहिजे अशा घोषणा व्हायच्या, पण अंबाजोगाईचे राजकारण करणाऱ्या मंडळींनी आता खऱ्या अर्थानं तरुणांना संधी दिल्याचं दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या तैवान या ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या, ज्यांनी महाविद्यालयीन जीवनामध्ये वादविवाद स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा आणि खुल्या चर्चासत्रामध्ये सहभाग नोंदवून पारितोषिकी पटकावली, ज्यांनी छत्तीसगड राज्याचं एक दिवसाचं मुख्यमंत्रीपद भोगलं, असे अंबाजोगाईचे भूमिपुत्र शहबाज मनियार हे प्रभाग क्रमांक 2 मधून ओबीसी सर्वसाधारणमधून निवडणूक लढवत आहेत. मुंबई विद्यापीठात सिनियर रिसर्च स्कॉलर राहिलेले आहेत. राज्यशास्त्रात त्यांची PhD सुरू आहे. सध्याच्या AI आणि शाश्वत विकास या विषयात त्यांनी तैवान येथून शिक्षण घेतलं. ते सेट व नेट परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले आहेत. त्यासोबतच केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाची संशोधनासाठी प्रतिष्ठित ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप त्यांनी प्राप्त केलेली आहे. जगाच्या पाठीवर असलेलं ज्ञान प्राप्त करून आपल्या गावचा विकास करण्यासाठी त्यांच्याकडे काय काय कल्पना आहेत ते आपण जाणून घेणार आहोत. वार्ता न्यूज करिता परमेश्वर गित्ते, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड. शहबाज जी मनियार, आपका तहे दिल से अंबाजोगाई शहर में हार्दिक स्वागत है. अब प्रभाग क्रमांक 2 से आप यहाँ पर लड़ रहे हो, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप और किस तरह से ये जो चुनाव रहेगा, किस तरह से आपको इसका अंदाजा है? सबसे पहले तो सर मैं राजकिशोर जी पापा मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक सुशिक्षित उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी. मेरा फिलहाल PhD चल रहा है और साहब ने बोला कि शहबाज आप पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन किताबी नॉलेज जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है. आपके आइडियाज जो हैं, आपके ख्यालात जो हैं, आपका जो विजन जो है वो हम बहुत वक्त से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको जमीन पर उतरना होगा. आपका जो विजन है, आपका जो डेवलपमेंट के पॉलिसीज है, वो आपको जमीन पर उतारने होंगे. आपको आपके बीच में, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और उनके मसले मसाइल को हल करने के लिए आपके जो आइडियाज हैं, आपका जो विजन है, उसको अमली जामा पहलाना होगा. तो इसलिए मैं सबसे पहले तो राजकिशोर जी पापा मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सियासत में हर वक्त ये कहा जाता है कि पढ़े लिखे नौजवान सियासत में नहीं आते. दूसरी शिकायत ये रहती है कि पढ़े लिखे नौजवान सियासत में आना भी चाहिए तो उनको उम्मीदवारी नहीं मिलती. लेकिन मेरे मामले में ये दोनों चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं. पढ़ा लिखा नौजवान इलेक्शन लड़ने के लिए वापस आया है और दूसरी चीज, उसको उम्मीदवारी भी मिली है. अब ये जनता जनार्दन के ऊपर है, आवाम के ऊपर है कि वो इस उम्मीदवार को किस तरह से एक्सेप्ट करती है, किस तरह से एक मौका देती है कि वो अपने इल्म का, अपनी हिकमत का, अपनी जुस्तजू का, अपनी फिक्र का इस्तेमाल करे और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें. आप कई दिनों से तैवान में रहते हो और तैवान में और अंबाजोगाई में आप क्या महसूस करते हो कि वहां जो है ये यहाँ पर नहीं है या यहाँ पर है वो वहां नहीं है? पहली चीज तो ये है कि तैवान की एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है. मतलब वहां पे जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसा कि अभी सेमीकंडक्टर है. सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि मोबाइल में जो चिप बनती है छोटी छोटी, वो सेमीकंडक्टर वहां पे फैक्ट्रीज हैं उसके, लेकिन हमारे पास वो फैक्ट्रीज नहीं है. उनके एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है, तकनीक का इस्तेमाल होता है. वो अभी हमारे पास उतना लेवल तक नहीं आया है. तीसरी चीज, वहां पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्री में अवेलेबल है. उनका एजुकेशन काफी हद तक फ्री में गवर्नमेंट करती है. उनके लाइब्रेरीज इतने बेहतरीन है कि उनके लाइब्रेरी में आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी. मैं मिसाल के तौर पे बताना चाहता हूं कि अगर किसी को वीडियो एडिटर बनना है या इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उनके लाइब्रेरी में आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे, आपको वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स फ्री में मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग देने के लिए लोग मिलेंगे. साथ ही अगर किसी को 3D में जाना है, 3D मॉडलिंग करनी है, तो उसके लिए वहां पे मशीन्स अवेलेबल है. किसी को ग्राफिक्स में जाना है, उसके लिए उनके पास वहां पे यंत्र सामग्री मौजूद है. तो ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है उनके पास. अगर किसी को लेट कर पढ़ना है तो उसके लिए अलग इंतजाम किया गया है. किसी को बैठ के पढ़ना है तो उसके लिए अलग इंतजाम किया गया है. किसी को प्रेजेंटेशन करना है, किसी को वीडियोस देखने हैं, इसलिए उसको अलग इंतजाम किया गया है. यहां तक कि वहां पे अगर आपको लाइब्रेरी में मूवी भी देखनी है तो उसके भी वीडियो कैसेट अवेलेबल है, उसका भी इंतजाम वहां पे मुकम्मल किया गया है. मतलब जो सर्वांगीण विकास जो
विद्यार्थियों का बोलते हैं हम कि हर एतबार से बच्चों की बेहतरी हो, वो निजाम वहां पे एजुकेशन के ताल्लुक से है। लेकिन हम अगर यही बात हम अंबाजोगाई शहर के या हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो यहां पे हमको वो नजर नहीं आता कि हमारा एजुकेशन में इतना अभी फोकस नहीं है, हमारी सार्वजनिक एजुकेशन संस्था उतनी बेहतरीन तरीके से कैटर नहीं कर रही है। तो उसमें बेहतरी लाने के लिए हम कोशिश करेंगे अगर मैं जीत के आया तो। साथ ही साथ हमारे मोहल्लों में हम कहते हैं कि बुनियादी सहूलत क्या होना चाहिए, लाइट, पानी, बिजली। लेकिन जब मैं वहां पर देखा कि लाइब्रेरीज होना बहुत जरूरी है, तो मैं जीत के आने के बाद इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा कि हमारे मोहल्ले में एक बेहतरीन लाइब्रेरी हो, जहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी उनको मालूमात मिले, कंप्यूटर लर्निंग सेंटर हो जहां पे उनके स्किल डेवलपमेंट हो। आज वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, इन्फ्लुएंसिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एक्सेल, इस सारी चीजों में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आज आपको डिग्री होना जरूरी नहीं है, आपके अंदर स्किल होना जरूरी है। तो मैं मेरे प्रभाग के बच्चों के अंदर वो स्किल डालना चाहता हूं ताकि वो रोजगार पाने के लिए सक्षम हो सके। दूसरी चीज, अगर एक नेगेटिव चीज मैं ताइवान की बताऊं तो ताइवान में आपको बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिटी दिखेगी, लाइक इंफ्रादियत दिखेगी। वहां पे बहुत लोग खामोश रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की वो तहजीब है कि हम उत्सव प्रिय लोग हैं, हम साथ में जुड़ना चाहते हैं, हम सामाजिक एकजुटता में बिलीव रखते हैं, हम मेलजोल में बिलीव रखते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक साथ आकर हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। उस तरह का मेलजोल, उस तरह का उत्सव प्रियता मुझे वहां पे नजर नहीं आई, जो हिंदुस्तान की खासियत है। और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब इसीलिए सारी दुनिया में मशहूर है कि यहाँ पे हर जाति, धर्म, मजहब, भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं और वो लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ये दो फर्क मुझे दोनों मुल्क में दिखाई दिए। आप तो एक दिन के सीएम भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के, तो एक दिन का सीएम यानी कि करीब ऐसा लोग यहाँ के मानते हैं कि भाई ये आदमी तो आमदार खासदार लेवल का है, फिर इतने छोटे सारे चुनाव में क्यों गिर रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली चीज तो यह है कि वो मानद मुख्यमंत्री पद था, ऑनररी मुझे दिया गया था। तो जब मैं ऑनररी मुख्यमंत्री बना और मुझे भूपेश बाघेल सर जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उनके साथ एक दिन बिताने का मौका मिला, तब मुझे पता चला कि सियासत में आने के बाद आप कितने बेहतर तरीके से लोगों के मसले मसाइल को हल कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मसला होता है लोगों का कि मेरी लाइट बंद हो गई है, मेरे सामने की नाली नहीं निकली है, मेरे घर का रोड ठीक नहीं है, मुझे नगर पालिका से कुटुंब का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, रहवासी का दाखला नहीं मिल रहा। मतलब ये बहुत बेसिक सी नीड्स उनके होते हैं जो कि एक कॉल के ऊपर सॉल्व होते हैं। अब जैसे आपने बात की कि एमएलए, एमपी बनने का क्यों नहीं सोचा मुख्यमंत्री बनने के बाद, और नगर सेवक क्यों बनने का सोचा, तो उसके पीछे मेरी एक सोच है कि लोकशाही में कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको लोगों को केटर करना है। और दूसरी चीज होती है एक्सपीरियंस, कि पहले आपको एक्सपीरियंस लेना होगा कि किस तरह से चीजों को समझा जाए, और वो चीजें ग्राउंड पर जाकर ही समझती है। और नगर सेवक ये बहुत ही प्राथमिक टप्पा है जहां पर आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट में रहते हैं। तो लोगों के जो बुनियादी मसले हैं वो आप समझने के बाद, एक बार आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तब आप पॉलिसी मेकिंग में हायर पोजीशन पर जा सकते हो जहां पर आपको डिसीजन मेकिंग लेना है। मतलब आमदार जो है वो स्टेट की पॉलिटिक्स संभालता है और उनका ज्यादातर वक्त डिसीजन मेकिंग में जाता है कि कुछ एक पॉलिसी बनानी है और वो स्टेट के लिए ये करनी है, बट इंप्लीमेंटेशन उनके हाथ में नहीं होता। इंप्लीमेंटेशन जो नीचे के लोग हैं, जो नगर सेवक है ये या लोअर ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी है, वो लोग इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो मैं पहले इंप्लीमेंटेशन करना चाहता हूं कि जो भी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे आवाम को नहीं मिलती वक्त पे, और इस वजह से वो गवर्नमेंट स्कीम से महरूम रह जाते हैं। तो पहले मैं ये सब एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं कि किस तरह से लोगों के मसले हैं, किस तरह से उनको हल किया जा सकता है, क्या क्या बुनियादी सहूलत उनको जरूरी है। फिर उम्र के हिसाब से जैसा जैसा हो उम्र आगे बढ़ेगी, एक्सपीरियंस आएगा, तो वैसा वैसे हमारे राजकिशोर जी पापा मोदी साहब हर एक को संधि देते आए हैं, तो वो मुझे भी कुछ ना कुछ एक संधि देंगे और हायर अथॉरिटी पे काम करने का मौका देंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने मुझे ये मौका दिया, राजकिशोर जी पापा मोदी साहब ने, और संकेत भैया मोदी ने भी साथ में मुझे लेकर कहा कि शहबाज, मैं भी अमेरिका से पढ़ के आया हूं, तुम भी ताइवान से पढ़ के आए हो, चलो साथ मिलते हैं, हमारा एक नया नजरिया देते हैं, नया विजन देते हैं। जो हमने वहां पर चीजें देखी वो किस तरह से हमारे शहर को बेहतर करने के लिए हम दे सकते हैं, वो हम मिलकर बैठकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। और हमने वो विजन डॉक्यूमेंट भी आज बनाया हो, कल राजकिशोर जी पापा मोदी साहब ने वो सार्वजनिक भी किया है। आप एक दिन के सीएम रह चुके हैं, तो एक मूवी आई थी 2001 में, तो नायक का नाम था,
शंकर जी की मूवी थी वो। तो एक दिन का जो उसमें का जो सीएम था और आप जो एक दिन के सीएम थे, तो उसका कैसा ये रहा अनुभव रहा? बहुत ही बेहतरीन मूवी है वो, और जो भी यंगस्टर है उनको बिल्कुल देखनी चाहिए कि अगर एक दिन भी मुख्यमंत्री कोई बनता है और उसके अंदर लोगों के लिए काम करने का अगर जज्बा होगा तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो वो हमने वो मूवी में देखा। लेकिन जब मैं सीएम बना था तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बना था, वो ऑनररी बना था, लेकिन मानद मुख्यमंत्री था। तो मुझे वहां के भूपेश बघेल सर ने कहा था कि तुम क्या करना चाहते हो शहबाज। तो मैंने कहा सर, एक दिन में तो बहुत सारी चीजें बदली नहीं जा सकती, लेकिन आप आवाम में जा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर मैं आवाम में जाऊं और वहां से कुछ लोगों की परेशानियां सुनूं और मैं आपको बताऊं और आप उससे कोई हल निकाल पाए, तो मेरे लिए वो बहुत बेहतरीन चीज होगी। जैसा कि एक मराठी की मन है कि जरी एक अश्रू पुसायाचा आला तरी जन्म काही कामाचा आला। मतलब अगर किसी एक गरीब का भी मैं आंसू पहुंच सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं एक दिन का मुख्यमंत्री बन के एक कंप्लेंट तो मैंने सॉल्व की। तो हमने जनता दरबार बिठाया वहां पर, और मैंने कुछ कंप्लेंट्स ली और वो सर को हैंडओवर की रात में। और सर ने कहा कि बेशक शहबाज, तुमने जो ये कंप्लेंट्स लाई है वो बहुत बुनियादी है और इन पर हल निकलना जरूरी है। और सर ने उसके ऊपर बाद में उन कंप्लेंट्स के ऊपर कॉग्निजेंट भी लिया उसका। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। दूसरी चीज थी कि उस दिन इन्वायरमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, और उसमें सर ने मुझे लेकर गए। तो मुझे ये पता चला कि वर्ल्ड लेवल पर किस तरह से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कि पर्यावरण को भी हमें एक साइड को बचाना है और एक साइड डेवलपमेंट भी करनी है। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि डेवलपमेंट करते जा रहे हैं लेकिन पर्यावरण की हानि हो रही है, माहौल की हानि हो रही है। तो उसको दोनों को साथ में किस तरह से लेकर चलाया जाए और दोनों को कैसा बैलेंस रखकर क्लाइमेट चेंज को भी बचाया जाए और ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो। तो यहां पर भी बहुत बेहतरीन बात हुई। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वहां का क्या काम कर रहा है वो भी मैंने बहुत क्लोजली देखा। साथ ही साथ ट्राइबल डेवलपमेंट, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है और जल जीवन जंगल, जल जमीन जंगल का जो एक मूवमेंट है वो कैसे वहां पे काम कर रही है और वहां के ट्राइबल के लिए किस तरह से बेनिफिशियल योजनाएं हैं वो मैंने देखे। जैसा कि टेली मेडिसिन नाम की एक वहां पे योजना है कि ट्राइबल लोग बहुत अंदर के एरिया में रहते हैं, तो उन तक ऑनलाइन तरीके से डॉक्टर से कंसल्टेशन किया जाता है। मतलब आज हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन बढ़ा है, लेकिन मैं जब 2019 में वहां पे था तब ऑनलाइन का कोई इतना निजाम नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो पहले से ही शुरू हो गया था टेलीमेडिसिन के नाम पे। तो ये मैंने अच्छी चीज देखी थी और उस वक्त मैंने कहा था कि मैं अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर मुझसे पूछती है कि वहां से क्या लेकर आए हो तो मैं उनको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे टेलीमेडिसिन हम कर सकते हैं इंडिया में। साथ ही साथ फोर्टिफाइड राइस का भी बहुत अच्छा कंसेप्ट था वहां पे, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में न्यूट्रिशन डेफिसिट बहुत ज्यादा था। तो वो न्यूट्रिशन डेफिसिट को कम करने के लिए राइस के अंदर न्यूट्रिशन इंजेक्ट कर कर उनको दिया जाता है, जिसको फोर्टिफाइड राइस कहा जाता है। तो उनका जो न्यूट्रिशन डेफिसिट है, कुपोषण का प्रमाण है, वो कम करने के लिए वहां पे कोशिश की गई थी। तो वो भी हम दूसरी तरफ उसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे देखी जो हम यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। काफी तजुर्बा लेके आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। एक मेरा फर्स्ट और लास्ट सवाल ऐसा है कि जो हमारे हिंदुस्तान में हो या अंबाजोगाई में हो, पिछले 75 सालों से जो मसले हैं, जैसे कि पानी है, स्वच्छता है या फिर बाद में लाइट है, तो ये मसले अभी तक क्यों नहीं हल हुए और वही मसलों के ऊपर हम आज भी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो क्या आपके नजर से क्या इसका मतलब है? ये बहुत बुनियादी सवाल आपने पूछा कि मैं भी मेरे प्रभाग में पिछले कई दिनों से घूम रहा हूं। तो जब मैं जाता हूं तो मुझे यही चीजें दिखाई देती है कि आज भी बिजली का मसला है, आज भी पोल के लाइट वक्त पे ठीक नहीं है, आज भी नालियां निकली नहीं है मोहल्लों के हमारे, आज भी हमारे मोहल्लों के रोड्स नहीं बने हैं। तो इन सब का मुझे एक ही नजर आता है कि नियोजन प्रॉपर नहीं है, मतलब चीजें प्लानिंग से नहीं की गई है। आज हम देख रहे हैं अंबाजोगाई में कि विकास हुआ इस तरह का नारा दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनाकर उसको विकास कहना यह सच नहीं है। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें एजुकेशन भी आता है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, जिसमें रोजगार भी आता है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट भी आता है, जिसमें पर्यटन भी आता है। तो ये विकास एक बहुआयामी संकल्पना है, लेकिन हमारे सामने विकास मतलब कंक्रीट ओतना और उतना ही, बस उसको ही विकास का एक मॉडल बना के पेश किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये नजरिया हमको बदलना पड़ेगा। विकास को हमको
बहुत सारे एंगल से देखना पड़ेगा। आप अगर हमारे जाहिरनामा में देखेंगे तो राजकिशोर जी पापा मोदी साहब ने अंबाजोगाई में सिटी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा शुरू करने की बात कही है। अर्बन ट्रैक बनाना चाहते हैं वो, जिससे जो एक सांस्कृतिक शहर है हमारा और यहाँ के जो धरोहर है उनको एक प्रॉपर रूट से जोड़कर अंबाजोगाई को एक पर्यटन सिटी बनाकर किस तरह से पेश किया जा सकता है, इसके लिए उनकी मेहनत जारी है। साथ ही साथ यूथ्स के लिए वो इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाना चाहते हैं और हम यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, ट्रैश रिसाइकलिंग प्रोग्राम और इंडस्ट्रियल पार्क यानी एमआईडीसी जैसे उपक्रम लाना चाहते हैं ताकि बच्चों को हमारे यहाँ पे रोजगार मिल सके। साथ ही महिलाओं के लिए खास कर महिला उद्यम केंद्र हम शुरू करना चाहते हैं जहां पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके अंदर के जो पोटेंशियल है उसको पहचाना जाएगा, उस हिसाब से उनके बचत गट बनाकर हम उनको रोजगार क्षम बनाएंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि रोड वाइडनिंग के नाम पर यहां पर बहुत सारी दुकानों को तोड़ा गया, वो लोग बेघर हो गए हैं आज के दौर में, तो उनकी घर गृहस्थी को वापस बसाने के लिए, उनके उद्योग धंधों को वापस बसाने के लिए हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वहां पे उनको गाला देंगे और वो वहां पर उनकी रोजी रोटी शुरू कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं मेरे प्रभाग में खुद मैंने जैसे बताया कि एक लाइब्रेरी कायम करना चाहता हूं, एक लर्निंग सेंटर कायम करना चाहता हूं, ई लर्निंग सेंटर, जहां पे हमारे बच्चों को फ्यूचरिस्टिक नॉलेज मिले। मैंने ताइवान में देखा कि इतना फ्यूचरिस्टिक बच्चा वहां का है, वो बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बात करता है क्वांटम कंप्यूटिंग की, वो बात करता है 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी की, वो बात करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। लेकिन हमारे पास आज भी गुफ्तगू लाइट, पानी, रोड इसके ऊपर ही मशगूल है। तो हमें हमारे बच्चों को वो किस तरह से, वो टेक्नोलॉजीज किस तरह से देने हैं, आज हम उसकी बात ही नहीं करते, हमको वो चीजें पता भी नहीं है। लेकिन दुनिया स्पेसएक्स के नाम से चांद तक चली गई है, स्टारलिंक की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास वो गुफ्तगू नहीं होती। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे इल्म का फायदा मेरे शहर के, मेरे प्रभाग के लोगों को हो, मैं उनके सामने वो बात रखूं, उनको, बच्चों को वो सिखाऊं, जिससे वो आगे बढ़कर एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर मुस्तकबिल अपने लिए पा सकें। शहबाज सर, आपने पिछले 15 मिनट में बहुत सारे बातें अंबाजोगाई के विकास के बारे में कही है, तो आपका अंबाजोगाई शहर के जो भी नौजवान बच्चे हैं, ये यूथ पीढ़ी है, तो उनसे क्या कहना होगा? मेरी अंबाजोगाई के पूरे नौजवानों से यही गुजारिश है कि आप जब वोट दे रहे हैं तो इस बात को देखकर वोट दीजिए कि आपका उम्मीदवार कितना तालीम याफ्ता है, आपका उम्मीदवार कितना काबिल है, क्या आपके उम्मीदवार में इतनी हिम्मत है कि वो जाकर आपकी मसलों के लिए नगर पालिका में आवाज उठा सके, क्या आपके उम्मीदवार गूंगा बहरा तो नहीं है जो एक बार चुन के आएगा और 5 साल के बाद आपको नजर भी नहीं आएगा। तो आपको ऐसे उम्मीदवार को चुन के देना है जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास काबिलियत है, जिसके पास हिकमत है, जिसके पास जुस्तजू है, जिसको कुछ करने का जज्बा है और जिसको कौम के लिए, मुल्क के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल देने की जिसकी जुस्तजू है। ऐसे उम्मीदवार को आप कामयाब कीजिए और उसको, उसके हाथों को मजबूत कीजिए। और आपकी हमेशा से शिकायत रही है कि पढ़े लिखे लोग सियासत में नहीं आते, आपकी हमेशा से यह शिकायत रही है कि पढ़े लिखे लोगों को उम्मीदवारी नहीं दी जाती, लेकिन आपके सामने एक ऐसा उम्मीदवार है जो पढ़ा लिखा है, जो खुद सियासत में आया है, उसको जबरदस्ती नहीं लाया गया, ऐसा उम्मीदवार है जिसको पार्टी ने टिकट भी दिया है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके आने वाली नस्लों को, आपके बच्चों को अगर बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ जुड़िए, राजकिशोर जी पापा मोदी साहब और संकेत भैया मोदी के साथ जुड़िए और इस अंबाजोगाई शहर अंबाजोगाई के बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को और महिलाओं को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। और जो भी हमारी निशानी आएगी उसके ऊपर वोट देकर हमें आपके ताउन से नवाजिए। इंशाअल्लाह आगे के 5 साल आप देखेंगे कि आपकी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए हम मुसलसल कोशिश करेंगे और आपको एक बेहतर जिंदगी देने की हम पूरी कोशिश करेंगे।